तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो 5th सेमेस्टर के 5th ही सब्जेक्ट की है के 5005, जिस सब्जेक्ट का नाम है प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। तो उसका लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के हम आपके सामने आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है उपहार विलेख निरसन के बारे में। ठीक है, हम आज जानेंगे कि कैसे उपहार जब दिए जाते हैं गिफ्ट, तो उनका प्रारूप कैसे बनता है, कौन कौन सी शर्तें होती हैं, किस किस को हम उपहार दे सकते हैं, किन आधारों पर दे सकते हैं, और जब उपहार का विलेख यानी कि नमूना जब हम एक उपहार पत्र बनाएंगे तो उनमें चीज़ों को कैसे कैसे मेंशन करना होता है। सारी बातें आराम से सीखेंगे, चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्लियर हो जाएगा आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपहार विलेख, गिफ्ट डीड भी इसको बोलते हैं। देखिए, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 22 के अनुसार उपहार का तात्पर्य बिना प्रतिफल के कुछ मौजूदा संपत्ति के स्वैच्छिक हस्तांतरण से है। इट मीन्स उपहार का मतलब तो सबको पता है कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता ही ना हो, ये एक कहावत है। उसी के आधार पर जब कोई व्यक्ति हो और वो अपनी संपत्ति में से कुछ भी अगर वो चाहे किसी को उपहार भेंट करना चाहता है तो वो उसको दे सकता है। अब आपने बहुत देखा होगा कि शादी विवाह में या फिर कोई बर्थडे पार्टी हो या किसी का कोई भी फंक्शन हो तो वहाँ पर हम उपहार देने के लिए जाते हैं। ठीक है, मार्केट में गए, उपहार खरीदे और ले जा करके दे दिए। किसी को मोबाइल फ़ोन दे दिया, किसी को कुछ पैसे ही दे दिए। तो ये तो कंडीशन बहुत नॉर्मल है, इसका कोई मैटर नहीं है। मैटर आता है तब जब किसी व्यक्ति के पास में कुछ चल या अचल संपत्ति है और वो उसको किसी के लिए उपहार स्वरूप गिफ्ट में दे रहा है। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास में एक बाइक है और मैं सोचूं कि आप मेरे दोस्त हो, मैं आपको इसे गिफ्ट में कर दूं। तो मैंने अपनी बाइक को, लो भैया चाबी है, ये तुम्हारी बाइक। अब तुम जाकर कहोगे यार बाइक तो मुझे दे दी, चलो ठीक है। अब आगे गए और तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया, हाँ भाई किसकी गाड़ी है, बाइक किसकी है? तुम कहोगे मेरी है, मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट में दिया। होगा अच्छा पागल बना रहा क्या, मेरा गिफ्ट में दिया, सबूत है तेरे पास कुछ? तुम कहोगे अरे गिफ्ट में देने के लिए कौन सा सबूत होता है भाई, उनका मन क्या, उन्होंने अपनी चीज उठाई मुझे दे दी। दो झपाटे मारेगा तुमसे, कहेगा अच्छा चोरी करके लेकर आया, पागल बना रहा हमारा। तो जब आप हमसे गिफ्ट लेंगे तो तुम्हें इस समस्या से बचने के लिए कहना पड़ेगा कि एमडी सर हमें ना एक गिफ्ट डीड बना दो, मतलब कि उपहार विलेख, जिसके बाद में ये जो संपत्ति है आप हमें देने, इस पर हमारा हक है, ठीक है, आपका हक नहीं है, और कोई हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे। तो उसी उपहार विलेख की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। वही उपहार होता है, वो शादी ब्याह में दिया जाता है, निकाह में दिया जाता है, निकाह में मेहर के नाम पर, शादी ब्याह में दहेज के नाम पर, मुंह दिखाई के नाम पर, घेर के नाम पर और रुकाई के नाम पर, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर दिया जाता है। मेन फैक्ट ये है कि देने के समय उसका क्या होना चाहिए, सबूत। तो उसी सबूत की बात करने वाले हैं। देखिए, उपहार विलेख इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाला एक कानूनी दस्तावेज है। यहाँ विचाराधीन संपत्ति चल या अचल हो सकती है। यह अनिवार्य रूप से विद्यमान, हस्तांतरित, हस्तांतरणीय और मूर्त होना चाहिए। संपत्ति हस्तांतरित करने वाले, हस्तांतरित का मतलब ट्रांसफर होता है, करने वाले व्यक्ति को दाता कहा जाता है, जबकि संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दानकर्ता कहा जाता है। संपत्ति प्राप्तकर्ता द्वारा स्वयं या उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार की जा सकती है। दाता से प्राप्त कर्ता को उपहार का हस्तांतरण केवल तभी मान्य है जब प्राप्तकर्ता दाता के जीवन काल के दौरान इसे स्वीकार करता है। यदि प्राप्तकर्ता तब तक इसे स्वीकार करने में विफल रहता है जो दाता के निधन पर स्थानांतरण की पेशकश समाप्त हो जाती है।
एक बार जब कोई दान प्राप्त करता उपहार विलेख स्वीकार कर लेता है और पंजीकृत कर लेता है तो दान उसे रद्द या रद्द नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो दान देने वाला है उसको कहेंगे दाता और जो प्राप्त करने वाला है उसको कहेंगे जो प्राप्त करता। ठीक है, मतलब जो दान ले रहा है उसको कहेंगे हम प्राप्त करता। अब भैया जो दान देने वाला है उसको दान करता भी हम कह सकते हैं, दाता भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशन यह है कि अगर एक बार दानकर्ता ने दान कर दिया और दान लेने वाले ने मतलब प्राप्तकर्ता ने दान को स्वीकार कर लिया और वो रजिस्टर्ड हो गया तो जीवन काल में कभी भी उसको रद्द नहीं किया जा सकता। ये वसीयत भी इस तरह से, वसीयत और दानकर्ता में केवल इतना ही अंतर है कि दान को एक बार दे दिया और देने वाला मर गया या फिर लेने वाला मर गया, लेकिन उन्होंने पहले एक बार रजिस्टर करवा लिया था तो उसके बाद से कभी भी उसको वापस नहीं लिया जा सकता। वसीयत एक ऐसा विलेख है जहां पर वसीयत करने वाला जो वसीयत दे रहा है लेने वाले को, उन दोनों के बीच में कुछ भी हुआ लेकिन जब तक वसीयत करता जीवित है अपनी वसीयत को कभी भी वापस ले सकता है लेकिन दान को नहीं ले सकता। मेन पॉइंट यहां पर ये था। ठीक है, चलिए बाकी चीजें आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 124 के अनुसार, देखिए धारा 124 कहते हैं कि एक उपहार विलेख तभी वैध होता है जब हस्तांतरित की जा रही संपत्ति पहले से मौजूद हो। भविष्य की संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित उपहार विलेख शून्य है। उपहार विलेख एक बिना शर्त हस्तांतरण है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल शामिल नहीं है। देखिए 124 ये कहता है कि जैसे मैं ये कहूँ अरे यार अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और 2 महीने बाद में बिजनेस जो है मेरा 10 गुना हो जाएगा। आज मेरी जो असेट है मतलब कि आज मेरा बिजनेस है 10 लाख रुपए का, 2 महीने बाद में 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। अभी लिखवा के ले ले मुझसे, 10 लाख में तुझे दान में दूंगा, उपहार दूंगा यार, अपनी मर्जी से उपहार में दूंगा। तुम अच्छा ठीक है भाई, ठीक कर दे। देख भाई मुझे ऐसा भरोसा नहीं है होगा या नहीं होगा, लेकिन तू कर दे। अब मैंने लिख दिया कि 10 लाख रुपए तुम्हें दान में देने हैं, लेकिन किस आधार पर कि मेरा बिजनेस 10 गुना बढ़ेगा तब। अब 2 महीने हो गए, मेरा बिजनेस वहां का वही रहा, तुम कहते ला भाई 10 लाख रुपए तूने कहा था दान में देने के लिए। मैं कहूंगा पागल हो क्या, आर यू मैड, मेरा तो बिजनेस बढ़ा ही नहीं, तुम्हें मुझे नहीं पता रजिस्टर्ड करवा लिया। अब घंटा हटा रजिस्टर को कुछ नहीं होता। समझ में आ गया? धारा 124 यही कहती है। यह देखिए इसमें एक चीज कही गई है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल इसमें शामिल नहीं होता। यह प्रेम से किया गया एक निःशुल्क प्रस्ताव है। उपहार पाने वाला व्यक्ति नाबालिग भी हो सकता है। उपहार विलेख भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 का अपवाद है जो अनुबंध करने की योग्यता से संबंधित है और कहता है कि नाबालिग द्वारा किए गए अनुबंध शून्य है क्योंकि उनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है। इसके अलावा उपहार पाने का कोई अजन्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसी स्थितियों में उपहार प्राप्तकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि उपहार चलो कर दिया, लेकिन उपहार जो है वो एक अनुबंध है, मतलब कि संविदा है, और संविदा का जो अधिनियम है 11 वो ये कहता है कि कोई भी बालक जो नाबालिग है उसमें इतनी समझ ही नहीं है कि वो कोई ड्राफ्ट बनवा सके, ठीक है, और उसको पढ़ सके समझ सके। लेकिन ये अपवाद है उसका कि भैया कोई अजन्मा बच्चा भी है ना, जो माँ के पेट में है बच्चा, जैसे कि एक नई शादी हुई, ठीक है, और नई शादी हुई जोड़े की, और जोड़े की शादी होने के बाद में जो लड़की की माँ है उसने कहा बेटी मुझे, उसकी माँ को कैंसर है, उसने कहा कि बेटी मुझे तो कैंसर है, पता नहीं मैं 1 महीने जीऊँ 2 महीने जीऊँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि तू अब प्रेग्नेंट है और गर्भवती हो गई है तो 4-5 महीने बाद तेरा बच्चा हो लेगा, और उसके लिए खुशी से मैं अपने 10 लाख रुपए के जेवरात उसको उपहार में दे जाती हूँ, उसके नाम पर कर जाती हूँ। तो वो कर दिए। अब उनकी जगह पर कौन करेगा भैया? उनके माँ बाप करेंगे, या फिर कोई नाबालिग बच्चा है उसको कोई दान दे रहा है तो उसके जो संरक्षक होंगे वो उसको प्राप्त कर लेंगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे उपहार विलेख के आवश्यक तत्व। देखिए, किसी उपहार विलेख के वैध होने के लिए उसमें कुछ आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए जो कि जिनमें सम्मिलित हैं। स्वामित्व का हस्तांतरण। देखिए, जब भी संपत्ति हस्तांतरित होती है तो संपत्ति का स्वामित्व दाता से प्राप्तकर्ता के पास चला जाता है। सशर्त उपहारों के मामले में संपत्ति का हस्तांतरण बिना किसी प्रतिफल के किया जाता है, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होता है। ये शर्तें संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो स्वामित्व प्राप्तकर्ता के पास स्थानांतरित नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि जिस भी सामान को, जिस चीज को, जिस चल अचल संपत्ति को गिफ्ट में दिया जा रहा है दोस्तों, उसका जो ऑनर है उसका नाम बदल जाएगा। पहले जो दाता है उसका आधार बदल जाएगा। मैंने पहले बाइक का एग्जाम्पल दिया था तो उसमें पुलिस वालों ने पकड़कर चांटे इसलिए लगाए थे क्योंकि बाइक पहले मेरे नाम पर थी, उसको मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट कर दी तो उसका नाम हस्तांतरण नहीं किया, ट्रांसफर नहीं की मैंने उसको। ट्रांसफर ही तो करना चाहिए था बाइक को उसके नाम पर कि भैया मैंने गिफ्ट में उसको दे दी है, आज से इस बाइक का मालिक मेरा दोस्त होगा। ठीक है, चलिए अब है मौजूदा संपत्ति। देखिए, प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित की जाने वाली संपत्ति विद्यमान होनी चाहिए, मतलब कि एक्चुअल में, असल में होनी चाहिए। अभी बिजनेस वाला जो एग्जांपल दिया था ना कि भाई कमाई होगी तो मैं तुम्हें दान में दे दूंगा, वो नहीं, जो तुम्हारे पास है उसमें से। तो चलिए, अचल संपत्ति हो सकती है। कोई दाता भविष्य में ऐसी संपत्ति उपहार में नहीं दे सकता जिस पर उसका अभी तक स्वामित्व नहीं है। दानकर्ता विभाजन के समय संयुक्त परिवार की संपत्ति से अपने हिस्से के रूप में प्राप्त संपत्ति को हस्तांतरित कर सकता है। कहने का मतलब है मैं अपने बच्चों से या किसी से भी या किससे ये कह दूं, ठीक है, ये जो पड़ोस वाला जो साइड में जो प्लॉट है ना, ये मैं तुझे दान में दे रहा हूँ, लिख के ले ले मुझसे भी, दान में दे रहा हूँ। वो कहेगा ये क्या तुम्हारा है? दान में लेने वाला कहेगा ये क्या तुम्हारा? मैं कहूँगा अरे यार 4-5 दिनों बाद ही उससे बात हो गई है मेरी, वो मेरे नाम पे करने वाला है, मैंने खरीद लिया उसको, मैं खरीद कर दान कर रहा हूँ। तुम कहोगे मौजूदा में तुम्हारी है, नहीं है, मेरी तो नहीं है, लेकिन 2-3 दिन में उससे ले लूंगा कि फिर दान में नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है वो एक्चुअल में उनकी मौजूद होनी चाहिए, जो दे रहा है उसके पक्ष में। आगे है, इस पर विचार नहीं। जो संपत्ति उपहार के रूप में हस्तांतरित की जा रही हो उसके साथ कोई प्रतिफल जुड़ा नहीं होना चाहिए। प्रेम और स्नेह का अर्थ विचार नहीं है। यदि कोई मौद्रिक प्रतिफल शामिल है तो उपहार के रूप में संपत्ति के हस्तांतरण की प्रकृति नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थितियों में स्थानांतरण बिक्री के समान हो जाता है क्योंकि यह निःशुल्क नहीं होता। कहने का मतलब यह है, मैं सोच रहा हूँ यार मेरा दोस्त है, मैं इसको बाइक गिफ्ट कर रहा हूँ, फिर मैं सोचूंगा अगर मैं इसको बाइक गिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं इससे कहूँगा अरे मैं बाइक तो तुझे गिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, तुम्हारे पास में कार है, मैंने तो अपनी बाइक तुम्हें दे दी, तुम्हारे पास में कार है, कभी मुझे आवश्यकता पड़ी तो आप मुझे अपनी कार दे दोगे चलाने के लिए। तो सामने वाला का अच्छा यार मेरा पागल तो ना होना, ऐसा ना हो कि बाइक को लेकर मुझे दे करके मेरी कार पर ही कब्जा कर ले या फिर उसे ले ले। तो यहाँ पर प्रतिफल मतलब कि हम अपने किसी लालच के लिए, किसी मेल के लिए, किसी मन के लिए कोई ऐसा दान तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं, दान की जाने वाली कोई भी चीज़ जो है वो कैसी होती है, स्पष्ट रूप से बिना प्रतिफल वाली होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दाता की निःशुल्क सहमति। देखिए, उपहार हस्तांतरण करने पर प्रस्ताव दाता द्वारा स्वेच्छा से किया जाना चाहिए। दाता को मजबूर की किसी अनुचित प्रभाव में नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहां उपहार विलेख को अनुचित प्रभाव के तहत बनाया गया कहा जाता है तो लेन देन की अनैतिकता साबित होनी चाहिए, लेकिन दाता और प्राप्तकर्ता के बीच का संबंध ही अनुचित प्रभाव डालने के लिए निर्णायक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो गिफ्ट दिया जा रहा है, जो उपहार दिया जा रहा है, वो किसी मजबूरी में आकर के, किसी लालच में आकर के, किसी मंशा के तहत, किसी प्लान के तहत कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ मन से दिया जाना चाहिए। कोई बात नहीं भैया, आज हमारी ये कल इसकी, ये अपने खाए कमाए कुछ भी करे। ठीक है, आगे है दाता की योग्यता। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 7 उपहार कार्यों को निपटान के दौरान अनुबंध करने की योग्यता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि दाता या हस्तांतरणकर्ता को वयस्कता की आयु प्राप्त करनी चाहिए, स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए और अन्यथा कानून के अनुसार अयोग्य नहीं ठहराया गया।
जाना चाहिए। इसलिए एक नाबालिग के पास उपहार विलेख को दाता बनने की क्षमता नहीं होती। जैसे ऊपर धारा 7 में बताया गया था कि भैया जो है बालक, ठीक है, नहीं होना चाहिए जिसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि उसके खिलाफ कुछ अगर अनुबंध किया जा रहा है तो उसकी समझ होनी चाहिए। हालांकि ये बात तो सही, लेकिन अपवाद तो हमने ऊपर पहले बता दिया है। एक नाबालिग बच्चे को भी उपहार दिया जा सकता है और एक अजन्मे बच्चे को भी दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी जगह पर कौन लेगा? उसके जो संरक्षक होंगे वो। आ गया उपहार की स्वीकृति। देखिए, एक उपहार विलेख केवल तभी मान्य होगा जब प्राप्तकर्ता इसे स्वीकार करता है। ऐसी स्थितियों में जहां प्राप्तकर्ता नाबालिग है, उपहार विलेख की स्वीकृति उनके अभिभावक द्वारा उनकी ओर से की जा सकती है। यहाँ वयस्क होने पर प्राप्तकर्ता या तो उपहार स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। प्राप्तकर्ता को दाता के जीवन काल के दौरान उपहार स्वीकार करना होगा। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 के अनुसार यदि उपहार लेने वाले की इसे स्वीकार करने की से पहले मृत्यु हो जाती है तो उपहार विलेख अमान्य हो जाएगा। कहने का मतलब है देने वाले ने अपना काम कर दिया, लेकिन जो लेने वाला है ना भैया, ठीक है, प्राप्त करता, उसे भी अपनी स्वीकृति देनी होगी कि हाँ मैं इस गिफ्ट को कबूल करता हूं और आज से इसका मालिक मैं हूं, इस गिफ्ट का, और जो भी मैं करूंगा वो मेरे पक्ष में होगा। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि सपोज करो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, और गिफ्ट करने से मतलब मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट करने के बाद में उसको दे दिया कि ये लो भैया इस पर सिग्नेचर कर देना, विलेख का मुझे दे जाना, ये गिफ्ट वाली चीज़ तुम ले जाओ। अब वो गिफ्ट वाली चीज़ मुझे ले गया शाम को, ठीक है, और सुबह जाते जाते ही शाम को, ठीक है, वो अनावश्यक तरीके से या फिर भगवान न चाहे वो मर गया, तो वो उसके पास में जो मेरा विलेख था वो गया, उस पर उसने सिग्नेचर नहीं किए तो वो मर गया। अब वो जो गिफ्ट था वो उसको दिया तो सही, लेकिन उसने कबूल नहीं किया। इस समय पर वो जो विलेख है वो रद्द हो जाएगा, ठीक है, वो वापस मेरे पास ही आ जाएगा। आ गया नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, उपहार के विलेख, ठीक है, प्रतिसंहरणीय उपहार विलेख। देखिए, प्रतिसंहरणीय उपहार विलेख के मामले में कानूनी दस्तावेज दाता के पास तब तक रहता है जब तक कि वे इसे प्राप्तकर्ता को सौंपने का निर्णय नहीं लेते। उपहार को दाता और जीवन काल के दौरान किसी भी समय रद्द कर सकता है। ध्यान रखना, उपहार को दाता, देने वाला, जीवन काल के दौरान किसी भी समय रद्द कर सकता है। यहाँ दानकर्ता का दान प्राप्तकर्ता के प्रति कोई कानूनी दायित्व नहीं है। मतलब कि जिसने कोई चीज़ तुम्हें दान में दी है वो तुमसे कभी भी उस चीज़ को ले भी सकता है, ठीक है। और मेन पॉइंट यहाँ पर यही है कि कानूनी दस्तावेज जो है वो दाता के पास तब तक रहता है जब तक इसे प्राप्तकर्ता को सौंपने का निर्णय नहीं लेते, और जब तक वो कानूनी दस्तावेज दाता के पास में रहेगा, मतलब कि उपहार विलेख, नमूना, ठीक है, ड्राफ्ट रहेगा उनके पास में, तब तक संपत्ति उसी की ही है। आगे है अपरिवर्तनीय उपहार विलेख। ऐसा जो उपहार विलेख जो अपरिवर्तनीय, जो बदला नहीं जा सकता। तो अपरिवर्तनीय उपहार विलेख के मामले में प्राप्तकर्ता भौतिक रूप से उपहार प्राप्त करते ही कानूनी रूप से उपहार का मालिक बन जाता है। एक बार यह हो जाने के बाद दाता उपहार को रद्द नहीं कर सकता। एक बार निष्पादित और पंजीकृत होने के बाद उपहार विलेख को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 126 की आवश्यकताएं पूरी ना हो जाती हो। कहने का मतलब यह है कि दान करने वाला जो दाता होता है वो अपने उपहार को तब तक रद्द कर सकता है जब तक उसका डॉक्यूमेंट उसी के पास है। मतलब कि पूरी तरीके से उस पर उसको उसने दिया नहीं है, उस डॉक्यूमेंट को नहीं सौंपा है। कंडीशन ये है, एक बार सौंपने के बाद फिजिकली अगर उसको दे दिया कोई भी सामान है तो फिर वापस उससे नहीं ले सकता। अगर लेगा तो धारा 126 की आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। आ गया उपहार विलेख बनाना। देखिए, अब मेन पॉइंट आ जाता है हमारा क्राफ्ट का, ठीक है, मतलब कि ड्राफ्ट का, जो कि हमारा बनेगा इसमें गिफ्ट डीड। देखिए, उपहार विलेख कौन बना सकता है, इसके बारे में कोई विशिष्टता नहीं है। एकमात्र आवश्यकता यह है कि दाता संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 7 के अनुसार सक्षम होना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, उपहार विलेख के वैध होने के लिए कुछ निश्चित धाराएं अनिवार्य रूप से उसमें मौजूद होनी चाहिए। उनमें निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन सी शामिल है? देखिए, सबसे पहला, उपहार विलेख के घटक क्या होना चाहिए? तारीख और जगह। उपहार विलेख में
जिस समय पर, ये फांसी नहीं है, ठीक है, उपहार विलेख में जिस समय पर दी जा रही है उसकी तारीख और उसके बाद जिस स्थान पर फांसी दी जा रही है उसका विलेख किया जाना चाहिए। फांसी नहीं है, फांसी इसका मतलब है कि जहां पर जो गिरफ्ट है वो तैयार किया जा रहा है, जो गिफ्ट डीड है वो तैयार की जा रही है, ठीक है। उसके बाद पार्टियों की स्वतंत्र इच्छा, दाता को स्वतंत्र संपत्ति का हस्तांतरण अपनी मर्जी से करना चाहिए, किसी दबाव, अनुचित प्रभाव, धमकी या डर से नहीं, कारण नहीं। उपहार को स्वेच्छा से स्थानांतरित करने का उनका इरादा उपहार विलेख में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। संपत्ति के बारे में विवरण, देखिए हस्तांतरित की जाने वाली संपत्ति के संबंध में सभी विवरणों का उल्लेख उपहार विलेख में किया जाना चाहिए ताकि उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित अनिश्चितता या अस्पष्टता से बचा जा सके। इसमें संपत्ति के स्थान, संरचना, क्षेत्र आदि का विस्तृत विवरण शामिल है। आगे सोच विचार, देखिए उपहार विलेख में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि इसमें शामिल प्रतिफल प्रेम और स्नेह तक सीमित है। यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि इसमें कोई मौद्रिक विनिमय शामिल नहीं है। यदि इसमें भौतिक मूल्य का कोई विचार शामिल है तो लेन देन को उपहार के रूप में नहीं माना जाएगा। आगे वाला पॉइंट है संपत्ति पर कब्जा। देखिए जो संपत्ति दाता द्वारा दान प्राप्त को हस्तांतरित की जा रही है, मतलब कि जो दाता द्वारा जो प्राप्त करता है उसको दी जा रही है, वह हस्तांतरित के समय दाता के कब्जे में होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हस्तांतरण केवल तभी मान्य है जब संबंधित दाता संपत्ति का शीर्षधारक है। इसे उपहार विलेख में स्वामित्व के प्रमाण के साथ बताया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है, मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि जैसे मैं अपनी बाइक को तुम्हें गिफ्ट में दे रहा हूँ तो बाइक मेरे पास ही होनी चाहिए। पता चली कि मैंने किसी और से पैसे ले लिए थे 10,000 रुपये और उसके पैसे मैंने वापस नहीं दिए, उसने मेरी बाइक मुझसे छीन लिया, वो उसी के पास है। अब मैं तुमसे कहने लगूँ मैं अपनी बाइक तुम्हें दान में दे रहा हूँ, जाओ मेरी बाइक ले लो, वहां पर है, उसके घर पे खड़ी है, वो तो ना देगा। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। आगे है शामिल पक्षों के बारे में जानकारी। देखो उपहार विलेख में गिफ्ट डीड में दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के संबंध में सभी जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। इसमें उनके नाम, आवासीय पते, जन्म तिथि और उनके बारे में अन्य प्रासंगिक विवरण भी शामिल है। मतलब कि देने वाले और लेने वाले दोनों के पूर्ण विवरण उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट है शामिल पक्षों के बीच संबंध। उपहार विलेख में दाता और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध का उल्लेख किया जाना चाहिए। दान प्राप्तकर्ताओं को दिए गए उपहार दाता के साथ उनके संबंधों की प्रकृति का आधार पर भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए यदि प्राप्तकर्ता दाता का रक्त संबंधी है तो पार्टियां स्टाम्प शुल्क, रियायत जैसे कुछ विशेष अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि देने वाले और लेने वाले के बीच में संबंध क्या है, अड़ोसी पड़ोसी हैं, ब्लड का है, पापा का मतलब कि पापा है, बच्चे हैं, ठीक है, मामा का, फूफी का, मौसेरा, ताई, चचेरा, कोई भी है, सारी चीज़ें खुली होनी चाहिए। क्यों? इसमें एक विशेष तौर पर कुछ छूट मिलती है। जब तुम दान किसी अपने ही परिवार में किसी को दे रहे हो, अपने रक्त संबंधियों में कहीं दे रहे हो, तो वहाँ पर जो ट्रांसफ़र करने, ये जो गिफ्ट डीड बनेगी ये बहुत महंगी बनती है, लेकिन वहाँ पर कुछ छूट आपको मिल जाती है। संबंधित अधिकार और दायित्व। लेन देन से संबंधित कोई भी अधिकार और देनदारियां जो किसी भी पक्ष से संबंधित हों उन्हें उपहार विलेख में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इसके संबंध में किसी भी विसंगति से बचा जा सके। इसमें उपहार से जुड़े सभी अधिकार या देनदारियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए उपहार को आगे बेचने या पट्टे पर देने की अनुमति है या नहीं। देखिए ये मामला बहुत होना चाहिए कि हम जो दान किसी को दे रहे हैं वो किस उद्देश्य से दे रहे हैं। अगर हमने किसी को दान दिया तो वो उसको ऐसा ना हो कि हमने तो किसी को दान दिया वो उसको बेच करके पैसे बना ले, ठीक है। किसी के जीवन को गुजर बसर को ही तो दे रहे हैं। देखिए एक और चीज़ बताता हूँ मैं, इससे मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे आप देखोगे तो घरों में, गाँव में, शहरों में, गलियों में सब में कुछ भिखारी होते हैं और वो आटा मांगने के लिए आते हैं और हम उन्हें एक कटोरा आटा या जितना भी होता है हम निकाल करके उसको दे देते हैं। आपको पता है कुछ नालायक क्या करते हैं, उस आटे को कट्टा बना करके ले जाते हैं, 50 किलो आटा। मतलब कि अगर
एक घर में गए और वहां से जाकर के उन्होंने एक कटोरा आटा लाया, तो कोई 1 किलो लेकर आता है, कोई 500 ग्राम, कोई 200-250 ग्राम, तो औसत 500 ग्राम का अगर हम लगाएं, अगर वो अगर 100 घरों में वो गया तो 50 किलो आटा हो गया उसके पास में। अब 50 किलो आटे को तो एक दिन वो खाएगा नहीं, हरामखोर बेच देते हैं उसको। हम किस लिए देते हैं आटा? कि भैया ये अपने खाने के लिए इसका रोटी बनाएगा खाएगा। हम इसलिए नहीं देते कि उसको बिक करके पैसे बनाएगा। तो ये गलत है। आगे है, प्राप्तकर्ता को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए हों। उपहार विलेख में प्राप्तकर्ता के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इसका एक अविभाज्य हिस्सा है। यह भविष्य में उपहार में दी गई संपत्ति के विभिन्न पहलुओं, जैसे उसका किराया, लाभ, बुनियादी संरचना आदि के संबंध में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के मामले में सबूत के रूप में भी काम करेगा। दाता को उस संपत्ति पर अतिरिक्त अधिकार और अधिकार स्पष्ट रूप से बताना चाहिए जो वे दानकर्ता को प्रदान कर रहे हैं। कहने का मतलब है, ये जो भी चीज दे रहे हो उसके यूज और उससे सारी चीजें बतानी चाहिए कि भाई इसका तुम कुछ भी करो ये तुम्हारा है। या फिर कुछ ऐसा है कि भाई मैं तुम्हें एक मकान दे रहा हूं और उसमें 10 कमरे हैं, 10 कमरे में से तुम्हें दान में दे रहा हूं 8 कमरे का, जब तक मैं जीवित रहूंगा 8 कमरों का किराया तुम मुझे देते रहना और 2 कमरे तुम अपने यूज के लिए करते रहना, और जब मेरी मृत्यु हो जाए तो सारा सब कुछ तुम्हारा है। इस तरह से, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं वो खुल करके सामने होनी चाहिए। आगे है उपहार की डिलीवरी। देखिए, गिफ्ट डीड मतलब कि उपहार विलेख में एक डिलीवरी क्लॉज शामिल होना जरूरी है, जो स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से उस कार्रवाई के बारे में बात करता है जिसके माध्यम से संपत्ति के कब्जे की डिलीवरी की पुष्टि की जाती है। इससे लेन देन की स्थिति के संबंध में स्पष्टता मिलती है। मतलब कि उपहार विलेख जो एक डिलीवरी क्लॉज शामिल होना चाहिए कि हाँ भाई तब से तब तक वहां पर दिया। आगे निरसन खंड। देखिए, कई उपहार विलेखों में निरसन खंड शामिल होते हैं, भले ही अनिवार्य नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भविष्य में उपहार विलेख के निस्तारीकरण के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी संघर्ष को हल करने में मदद करते हैं। इसे व्यक्त या निहित किया जा सकता है और इसकी अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। जैसा कि कहा गया है, इस खंड को लागू करने के लिए इसमें शामिल दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से सहमति देनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कभी भी अगर तुम्हें अपना गिफ्ट जो आपने दिया है अगर उसको वापस लेना है, मतलब कि निरसन करना है, तो उसके लिए भी उसमें एक ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए किन आधारों पर तुम उस गिफ्ट को वापस ले सकते हो। कहने का मतलब है, आपने किसी को कोई चीज़ दी और ये तुम उसमें मेंशन कर सकते हो कि इस चीज़ का अगर तुमने कोई गलत उपयोग किया तो हम तुमसे ये वापस ले लेंगे। उसके बाद में होना चाहिए हस्ताक्षर। एक बार उपहार विलेख तैयार हो जाने के बाद इसमें शामिल दोनों पक्षों के हस्ताक्षर करना, ताकि वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। और उसके बाद है दोस्तों गवाह। देखिए, उपहार विलेख वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के लिए इसे 2 सक्षम गवाहों की उपस्थिति में पक्षों द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। गवाह होने चाहिए कम से कम 2। ठीक है। उपहार विलेख का पंजीकरण, ये सबसे मेन पॉइंट है। ये सब तो बाकी कर लिया, ठीक है। अब है पंजीकरण। देखिए, पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार एक उपहार विलेख केवल पंजीकृत होने के बाद ही वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। पंजीकरण पर देय बाद की स्टाम्प ड्यूटी राज्य के आधार पर भिन्न होती है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 उपहार विलेखों के पंजीकरण को भी संबोधित करती है। इस धारा में कहा गया है कि अचल संपत्ति को वैध रूप से उपहार के रूप में हस्तांतरित करने के लिए उपहार विलेख का पंजीकरण आवश्यक है। यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि उपहार विलेख पर दाता और प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और 2 गवाहों द्वारा सत्यापित भी होना चाहिए। उपहार विलेख को स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जाना चाहिए जिस पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और 2 गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि स्टाम्प पेपर का भी इस पर अधिनियम के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए। मतलब कि ये सारी प्रक्रिया जो है वो है दोस्तों उसके रजिस्टर की। आगे है उपहार विलेख के कर निहितार्थ। देखिए, आयकर अधिनियम 1995 की धारा 56 के अनुसार उपहार विलेख पूरी तरह से कर मुक्त होता है। मतलब कि उपहार विलेख जब लिया या दिया जाता है तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता, बशर्ते कि वे
रुपए में कम हो, बिना किसी प्रतिफल के मूल्य 50,000 रुपये आदि राशि से अधिक 50,000 तो प्राप्त पूरी राशि आयकर अधिनियम 1955 के अनुसार अन्य स्रोतों के आय के तहत कर योग्य है। जैसा कि कहा गया है कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए कोई भी धन या संपत्ति जो दान प्राप्तकर्ता ने अपने करीबी रिश्तेदारों से या अपनी बेटी की अपनी शादी के समय अर्जित की है, उस पर कर नहीं लगाया जाएगा यदि यह वसीयत के तहत प्राप्त किसी भी धन या संपत्ति पर लागू होती है। तो कहने का मतलब यह है, कोई भी धन और संपत्ति जब दान में दी जा रही है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, बशर्ते कि वो 50,000 रुपये से कम हो। लेकिन अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा होगी तो भैया उस पर टैक्स लग सकता है। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी है कि जब किसी ने अपने ब्लड रिलेशन में या फिर अपने शादी के वक्त लिया या दिया हो तो वो कितना भी हो उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, मतलब कि एक पिता है अपनी बेटी की शादी में उसको उपहार दे रहा है, उपहार में एक घर मकान दे रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आगे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 126 उपहार विलेख के निलंबन या निस्तारीकरण से संबंधित है। यह धारा निस्तारीकरण के दो तरीके बताती है, आपसी सहमति से निस्तारीकरण और निरसन द्वारा निस्तारीकरण। मतलब गिफ्ट डीड को खत्म किया जा सकता है दो आधारों पर। किस पर? एक तो होता है कि आपसी सहमति से, हाँ भाई हमने तुम्हें जीती वो हमारी वापस दे दो, या फिर निरसन द्वारा। अब पूर्व दृष्टिकोण के अनुसार यदि किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर उपहार विलेख को निलंबित या रद्द किया जा सकता है तो दाता के दायरे में नहीं है। यहाँ उपहार विलेख केवल दाता की इच्छा पर रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में उपहार रद्द करने की शर्त व्यक्त की जानी चाहिए, निहित नहीं। मूल राज्य बनाम जमुना देवी 1995 के मामले में न्यायालय ने माना कि दानकर्ता द्वारा बिना शर्त उपहार वापस नहीं लिया जा सकता। दाता और प्राप्तकर्ता के बीच अलग अलग आपसी समझौते के तहत निर्धारित एक शर्त जो उपहार विलेख से संबंधित है वैध और लागू करने योग्य है, इसलिए वे उपहार को रद्द करने का आधार हो सकते हैं। यह बात कोर्ट ने ठाकुर रघुनाथ महाराज बनाम रमेश चंद 2001 के मामले में कही थी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी गिफ्ट उपहार जब देने वाले ने लेने वाले को दे दिया तो दोनों ने लेन देन कर लिया, उसके बाद में अगर उसको देने वाला वापस लेना चाहता है तो भैया कुछ शर्त उसकी होगी, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि जो उसने जो गिफ्ट डीड है उसमें पहले से मेंशन की होगी, उसके आधार पर उसको वापस ले सकता है। उपहार विलेख को रद्द करने का एक अन्य तरीका अनुबंध के रूप में मदद करना है। चूंकि उपहार दाता द्वारा प्राप्तकर्ता को स्वामित्व का एक स्वैच्छिक हस्तांतरण है, यह साबित करना कि दाता की सहमति मुफ्त नहीं थी उपहार को रद्द करने का आधार है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 126 में कहा गया है कि एक उपहार विलेख को उन सभी आधारों पर रद्द किया जा सकता है जिन पर अनुबंध रद्द किया जा सकता है। मतलब कि जिस पर संविदा खत्म की जा सकती है उन आधारों पर। मेन आधार तो इसने बताया है कि जो उपहार विलेख है भैया वो जो बनाया गया था वो उसमें बहुत पैसे लगे थे, ठीक है, और वो पैसे मुझ पर नहीं चुकाए जा रहे, कुछ भी है इसलिए मैं रद्द कर रहा हूँ। सबसे मेन कारण वो होता है, सपोज करो कि किसी की गिफ्ट को करने के लिए उसका पंजीकरण करने के लिए उस पर स्टाम्प लगे 1 लाख रुपए का, ठीक है, तो वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं दूंगा गिफ्ट में इतने 1 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। कोई भी मैटर हो सकता है इस बारे में। मेन पॉइंट है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 19 के अनुसार ऐसी स्थितियों में जहां दाता की सहमति जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त की जाती है तो उपहार का अनुबंध दाता के विकल्प पर रद्द करने योग्य है। दाता की मृत्यु के मामले में यदि उनके द्वारा दिया गया कोई उपहार इन आधारों पर रद्द किया जाता है तो उनके कानूनी उत्तराधिकारी उनकी ओर से मुकदमा कर सकते हैं। इन आधारों पर रद्द किए जाने वाले उपहार दानदाता को इसकी जानकारी मिलने की तारीख से 3 साल के भीतर रद्द किए जाने चाहिए। अपराध उपरोक्त आधारों के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं है जिसके माध्यम से उपहार विलेख को रद्द किया जा सके। मतलब कि अगर उपहार किसी का रद्द करना है तो भैया उसके लिए ये कहना पड़ेगा, ये सबूत और साबित भी करना पड़ेगा कि जो उपहार देने वाला है, ठीक है, उससे धोखाधड़ी में और कैसे भी करके जो लेने वाला है उसने ले लिया है। आगे है उपहार विलेख का नमूना। देखिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं नमूना। तो उपहार विलेख का नमूना सबसे ऊपर लिखा होगा, उसके नीचे उपहार विलेख का एक नमूना यहाँ पर टेम्पलेट किया गया है, देख लीजिए। देखिए उपहार विलेख के इस विलेख ने इस
दिन को डैश 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 माह वर्ष के बीच बनाया है। श्री XYZ उम्र 10 साल 50 वर्ष रहने वाली डैश 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 जगह की हो या फिर रहने वाला हो। इसके बाद दाता कहा जाएगा एक भाग का और मिस्टर मिसिस डैश 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 उम्र इतनी वर्ष यहाँ पर रहने वाले हो, तो इसके बाद इसे डॉनी कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले वाला जो है लेने वाला, दूसरे वाला देने वाला, डॉनी। साक्षी इस प्रकार है, देखिए हमने बताया था नाम पता एड्रेस सब कुछ होना चाहिए, 2 गवाह होने चाहिए। तो साक्षी इस प्रकार है, दाता के पुत्र पुत्री होने के नाते प्राकृतिक प्रेम और स्नेह को ध्यान में रखते हुए दाता दानकर्ता को XYZ रुपए की राशि प्रदान करता है, जो दानकर्ता द्वारा पूरी तरह से धारण की जाएगी। दूसरा, डैश 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 रुपए का कब्जा डैश 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 इस दिन दिनांक आहरित चेक नंबर के माध्यम से प्राप्त करता दान कर दिया गया है और इस उपहार विलेख के निष्पादन से पहले पूर्ण स्वामी के रूप में प्राप्तकर्ता को भौतिक रूप से सौंप दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद श्रीमती डैश 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 द्वारा रुपए राशि का उक्त उपकार स्वीकार कर लिया गया है। तो यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया है। इस स्थिति को दानकर्ता के पास उपहार में दी गई उक्त राशि पर कोई अधिकार या ब्याज नहीं है, जो इस दिन से दान प्राप्तकर्ता की एकमात्र और विशेष संपत्ति है। इसमें 5वां पॉइंट आ जाएगा, इसके द्वारा उपहार में दी गई संपत्ति दाता की अर्जित आय से संचित स्वअर्जित संपत्ति और उसे किसी भी तरीके से इसका निपटान करने का पूरा अधिकार है। जिसे वह उचित समझे उसके साक्ष्य में उसके पक्षकारों ने गवाही की उपस्थिति में उपहार की इस विलेख पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हस्ताक्षर, नाम और दाता, गवाह का पता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट तुम्हारा कौन सा, ये जो है गिफ्ट डीड मतलब कि उपहार विलेख कंप्लीट। अब देखते हैं निष्कर्ष पर। देखिए, संपत्ति और उत्तराधिकार योजना की प्रक्रिया में विभिन्न पहलू शामिल हैं जिन पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। उन्हें सभी बाधाओं पर विचार करने और सबसे लाभदायक समाधान का पता लगाने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। संपत्ति नियोजन के सबसे आम उपकरण वसीयत, उपहार विलेख और त्याग पत्र है। हालांकि यह तीनों बीच चयन करने की बात आती है, यह स्थिति की बारीकियों पर निर्भर करता है और व्यक्तिगत उदाहरण के लिए ऐसे मामलों में जहां वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार सबसे उपयुक्त है तो वसीयत आदर्श होगी। इसके विपरीत यदि प्राप्तकर्ता दाता के जीवन काल के दौरान तुरंत संपत्ति में ब्याज की वसीयत करना चाहता है तो उपहार विलेख सबसे उपयुक्त विकल्प है। जैसा कि कहा गया है, अकेले व्यक्ति का उद्देश्य ही एकमात्र निर्णायक कारक नहीं है, मतलब कि दोनों पक्षों का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है उसमें होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन को कर रहे हैं समाप्त। उपहार विलेख वाला सारी चीजें हमने कहा कैसे बनता है, किन आधारों पर बनता है, कब इसको खत्म किया जाता है, क्या शर्तें होती हैं, कैसे ये इसका लिखा जाता है, वो सारी चीजें हमने आपको मेंशन करा दी हैं। आई होप कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आप अवेलेबल हो गए हैं कि 20 नंबर आप इस पेपर में डेफिनेटली लेकर के आ सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर चाहेंगे आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन विदाई में हमें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर दे करके जाएं। और आपको हमसे बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आप हमसे बात कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पर भी लॉ लाइफ बाय MD पर। तो दोस्तों जय हिंद, बाय।